हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 देख रहे हैं बच्चों, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, एज वेल एज व्हाट आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ price elasticity of demand. Okay, I hope you all have gone through those lectures बच्चों. I've given the link in the description as well as in the I button. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, go through those lectures because आज जो हम देखने वाले हैं that is an extension of what we had studied last time. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे how do we measure the price elasticity of demand. Price elasticity क्या होता है? What is the percentage change in quantity demanded due to a percentage change in price of that commodity? हम बोलेंगे that is known as price elasticity. अब ये जो price elasticity है, इसे हम कैसे measure करेंगे वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बच्चों. So ये जो 3 primary methods है वो कौन से हैं? Let us see. First method is known as the ratio or percentage method. Second method is the total expenditure or the total outlay method, and the last is point or geometric method. तो ये 3 methods है बच्चों और तीनों methods के 2 अलग-अलग नाम हैं. तो सबसे पहले let us go to our textbook page number 30. वहां पे हम देखेंगे what do you mean by the ratio or percentage method. Let us read. Ratio method is developed by Professor Marshall. According to this method, elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in demand by the percentage change in price. Percentage method is also known as arithmetic method. तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? What is the percentage change in quantity? उसे हम डिवाइड करेंगे percentage change in price से. तो देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है ED is equal to elasticity of demand. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा? देखिए जो चेंज इन क्वांटिटी है वो हम डिनोट करते हैं ट्रायंगल क्यू से. सो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू दैट इज ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस. ओके, हम डिवाइड कर रहे हैं इसको. ओके, और हमें पता है हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी एक चीज से तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके ऑपोजिट से. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्रायंगल क्यू अपॉन क्यू, मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई किया? इसका ऑपोजिट. पहले देखिए इससे डिवाइड किया था ना, अब इसका उल्टा कर दिया. जो न्यूमरेटर में था उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया और जो डिनोमिनेटर में था उसे न्यूमरेटर में लिख दिया. सो मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन चेंज इन P. राइट, लेट अस लुक एट एन एग्जांपल तो हमें और क्लियरली समझ जाएगा. देखिए यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है. पहले जो ओरिजिनल प्राइस थी P दैट वाज 20, उस प्राइस पे क्वांटिटी वाज हाउ मच? Q 10. ओके, द ओरिजिनल प्राइस अभी इंक्रीज हो गई, P1 25 हो गया, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू गो डाउन. Q1 अब हो गया 9. So now according to the formula what is the change in Q? 10 minus 9 that is 1. right? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 divided by original quantity. Original quantity is what? 10. So 1 by 10. और हम इसे multiply करेंगे किससे? P मतलब original price. Original price was 20 and divided by change in the price. What is the change? 25 हो गई ना और पहले 20 थी. So 25 minus 20 that gives us 5. Okay? So 10 2s are 2 by 5. If we calculate ये आ रहा है मेरा 0.4. इसका मतलब मेरा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज लेस देन 1. एंड व्हेनेवर आवर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इसका मतलब दैट इज अ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. गेटिंग इट? हमें कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों? समझ में आ गया अच्छी से? अगर हमारा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 आता तो हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, और अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आता तो हम क्या बोलते? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ये हमने पांचों टाइप्स बहुत डिटेल में देखे हैं बच्चों लास्ट लेक्चर में. अगर नहीं देखे आपने वो लेक्चर, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर अप. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड. देखिए यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. नाउ लेट अस रीड क्या बोला है. दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल. इन दिस मेथड total amount of expenditure before
एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड, मतलब यहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी और टोटल प्राइस का चेंज नहीं देखना है, हमें देखना है टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हुआ। और एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कितने प्राइस पे कितना खरीदा, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट विल गिव अस द एक्सपेंडिचर। तो जब ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है उसे हम कंपेयर करेंगे चेंज इन एक्सपेंडिचर से। चेंज इन एक्सपेंडिचर मतलब नए प्राइस पे नई क्वांटिटी खरीदी तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव अस आवर न्यू एक्सपेंडिचर। और दोनों को हम कंपेयर करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलास्टिसिटी। देखिए यहाँ पे ये शेड्यूल दिया गया है, इस शेड्यूल को पहले समझ लेते हैं। प्राइस ऑफ ए, देखिए लेट अस से P इज द प्राइस और वो पहले 10 थी। जब 10 प्राइस थी, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड Q वाज 6, तो टोटल आउटले कितना 10 into 6 मतलब 60। सो दिस इज आवर ओरिजिनल PQ, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। अब जब मेरी प्राइस 10 से 20 हो गई, मतलब प्राइस P1 इंक्रीज हो गई। अब प्राइस इंक्रीजेस मतलब ऑब्वियसली डिमांड इज गोइंग टू फॉल, हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा है बच्चों ये, राइट। तो अब डिमांड मेरा हो गया 5, दिस इज Q1। नाउ व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, P1 multiplied by Q1, that is 20 into 5, that is 100. So this is my new expenditure. अब मुझे क्या करना है, ये मेथड हमें क्या बोलता है, हमें दो चीजों को कंपेयर करना है। किसे, we are going to compare the new expenditure 100 with the old expenditure that is 60. अब अगर न्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यहाँ पे 100 is greater than 60, इसका मतलब ED is greater than 1 और ED is greater than 1 मतलब this will be known as relatively elastic demand. Let us read, देखिए यहाँ पे दिया है relatively elastic demand. When with a given change in the price of a commodity, total outlay increases, elasticity is greater than 1. अगर total outlay आपका बढ़ गया तो हम बोलेंगे elasticity is greater than 1. Okay? अब next example देखो क्या है B का। B में हमें दिया गया है original price was 30. When quantity demanded 4 हो गई, so PQ हो गया 30 into 4, that is 120. अब हमारी जो प्राइस है वो P1 40 है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी विल गो डाउन। कितना है क्वांटिटी, 3 हो गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 40 into 3, that is 120। मतलब यहाँ क्या हो गया, जो पहले वाला एक्सपेंडिचर था और जो नया एक्सपेंडिचर है वो दोनों सेम है, टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब हमारा ED इज इक्वल टू 1 और ED इज इक्वल टू 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक। लेट अस रीड यहाँ पे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है, व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस, टोटल आउटले डज नॉट चेंज और इट रिमेन्स कांस्टेंट, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है ना, तो आप बोलोगे ED इज इक्वल टू 1। ओके, एंड लास्ट क्या है C का, देखो प्राइस था 50, दैट टाइम डिमांड वाज 2। अब प्राइस ज्यादा हो गया तो डिमांड ऑब्वियसली कम हो गया। नाउ 50 into 2 is 100 and 60 into 1 is 60. अब मुझे कंपेयर करना है 100 और 60 को। 60 क्या है, बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द प्राइस मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया, राइट। 160 में 60 कम है, तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया इसका मतलब मेरा ED इज लेस देन 1 and ED less than 1 matlab the demand is relatively inelastic. Let us read, when with a given change in the price of a commodity the total outlay decreases, then elasticity of demand is less than 1. Understood? This is a very simple method. हमें क्या करना है, बस total expenditure को compare करना है, और जब total expenditure same है तो unitary elastic, total expenditure ज्यादा हो गया तो relatively elastic, और टोटल एक्सपेंडिचर अगर कम है दैट मींस रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, एंड नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट एंड द थर्ड मेथड, दैट इज पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। अब पॉइंट मेथड में क्या बोल रहे हैं मार्शल, दैट आपका जो डिमांड कर्व है उस पे कोई भी पॉइंट आप प्लॉट कर दो और उस पॉइंट की इलास्टिसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है देन यू विल हैव टू यूज दिस मेथड, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। बिकॉज पहले दो मेथड्स में आप वो नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप प्लॉट कर लो उसकी आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते आएगी। उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिया है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब इसका क्या मतलब है, ओके, आपका जो डिमांड कर्व है वहां पे आप कोई पॉइंट प्लॉट करोगे और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के नीचे का जो डिमांड कर्व है, वो जो सेगमेंट है डिमांड कर्व का,
जो पॉइंट के नीचे है उसे हम बोलेंगे लोअर सेगमेंट, और वो जो सेगमेंट जो पॉइंट के ऊपर आ जाता है उसे हम बोलेंगे अपर सेगमेंट। नाउ लेट अस सी यहाँ पे क्या दिया है। डिमांड कर्व दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन जिसे हम बोलेंगे लीनियर डिमांड कर्व, या फिर वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। ओके, स्ट्रेट लाइन होगा डिमांड कर्व, नॉट नेसेसरी, करेक्ट। तो अगर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, लीनियर डिमांड कर्व है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के सहारे से हम समझेंगे बच्चों। देखिए इस ग्राफ पे हमने क्या किया, जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन थी, तो उस स्ट्रेट लाइन को हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। जहां पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हमने बी लिखा, और जहां पे वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड का, उसे हमने ए लिख दिया। नाउ फॉर दिस एग्जांपल वी हैव अज्यूम्ड दैट ये जो डिमांड कर्व है दैट इज ऑफ 8 सेंटीमीटर्स, ये हमने अज्यूम किया, और इस डिमांड कर्व को हमने 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इक्वल। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने जॉट किए जिसके वजह से 4 इक्वल हिस्से हो गए। सो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। ओके, अब ये जो 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स का हमने इलास्टिसिटी निकालना है। तो सबसे पहले जो सेंटर वाला पॉइंट है P, उसका हम इलास्टिसिटी निकालेंगे। अब ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी है हम कैसे निकालते हैं? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट मतलब ये जो पॉइंट है उसके नीचे जो डिमांड कर्व है उसे हम बोलेंगे लोअर सेगमेंट। उसके नीचे वाला डिमांड कर्व ये है PB, राइट, और उसके अपर मतलब कौन सा है? दिस इज PA। तो हमें क्या करना है, हमारे फॉर्मूला में PB डिवाइडेड बाय PA करना है। देखिए इस तरह से एट पॉइंट P हमारा इलास्टिसिटी होगा PB डिवाइडेड बाय PA। अब PB कितना है देखिए, दिस इज 2 and 2 दैट इज 4, एंड PA कितना है? अगेन 2 + 2 दैट इज 4। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? 4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1। तो एट पॉइंट P हमारा इलास्टिसिटी कितना है? यूनिटरी इलास्टिक, बिकॉज ED इज इक्वल टू 1, राइट। अब जो बचे हुए पॉइंट्स है लेट अस सी उनका क्या है हाल। जो पॉइंट P1 है कहां है? लेट अस सी इस डिमांड कर्व में, दिस इज द पॉइंट P1। अब P1 की इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे? लोअर सेगमेंट मतलब P1B डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट मतलब P1A। अब P1B की कितनी लेंथ है? दैट इज जस्ट 2, तो हम करेंगे 2 और उसे डिवाइड कितने से करेंगे? P1A। P1A इज व्हाट? 2 + 2 + 2 दैट इज 6। सो 2 डिवाइडेड बाय 6 दिस गिव्स अस 0.33। तो यहां पे हमारी जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो गई? लेस देन 1 है, 0 पॉइंट समथिंग दैट इज लेस देन 1, एंड व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 हम उसे बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो हम ये बोल सकते हैं दैट पॉइंट P1 पे हमारी जो इलास्टिसिटी है दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू पॉइंट P2। P2 पे क्या हो रहा है बच्चों? देखो दिस इज आवर पॉइंट P2, दिस इज द पॉइंट P2, करेक्ट। अब P2 पे वापस क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? लोअर अपॉन अपर। लोअर सेगमेंट यहाँ पे हो गया P2B और अपर सेगमेंट हो गया P2A। अब P2B की लेंथ कितनी है? देखो 2 + 2 + 2 मतलब 6, और डिवाइड करेंगे उसे इस 2 से, सो 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट गिव्स अस 3। इसका मतलब ED इज ग्रेटर देन 1, और ED ग्रेटर देन 1 है मतलब द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक एट पॉइंट P2। आयोल विथ मी, हमने क्या किया? हर एक पॉइंट के लिए हमने लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट निकाला है बच्चों। हमने अज्यूम कर लिया कि 8 सेंटीमीटर्स का डिमांड कर्व है, सो दैट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट लेंथ कितना है हर एक सेगमेंट का, और वहां पे बस हम कंपेयर कर रहे हैं दैट ED इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। ओके, अब जो पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करता है एक्स और वाई एक्सिस को, वो पॉइंट्स का भी निकाल लेते हैं इलास्टिसिटी। देखिए यहां पे जो पॉइंट हमारा है ए वाला पॉइंट जहां पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट की इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है इसके लिए? ये पूरा के पूरा डिमांड कर्व लोअर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, और डिमांड कर्व टोटल हमारा 8 सेंटीमीटर्स का है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट पॉइंट ए इलास्टिसिटी कैसी है? लोअर सेगमेंट दैट इज 8 डिवाइडेड बाय अपर। अपर सेगमेंट में कुछ नहीं है मतलब 0, सो 8 डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर व्हेन वी डिवाइड बाय 0 क्या होता है? दैट इज इंफिनिटी, राइट।
सो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो डिमांड का इलास्टिसिटी है that is infinite. So point elasticity is infinite here. Now let us move to point B. देखिए point B पे उल्टा हो गया ना, point B पे लोअर सेगमेंट कुछ नहीं है, तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे point B में 0 और अपर में क्या है, पूरा की पूरा डिमांड कर्व है, मतलब 8. Now if you divide 0 by any number, what are you going to get? आपको मिलेगा 0. तो यहाँ पे क्या हो गया, B पे हमारा जो इलास्टिसिटी है that is 0. तो इसीलिए perfectly inelastic demand, right? Point A पे perfectly elastic और point B पे perfectly inelastic demand. Getting it? Is this clear? हमने ये कैसे किया बच्चों? अब अगर हमारा डिमांड कर्व नॉन लीनियर है, मतलब डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कैसे करेंगे? Let us see. देखिए, नॉन लीनियर डिमांड कर्व, when the demand curve is non-linear, देखिए यहाँ पे हमारा DD है डिमांड कर्व, this is the demand curve, it is not a straight line. तो हमने क्या किया, इस डिमांड कर्व में हमने एक पॉइंट से इस तरह से एक टेंजेंट बनाया बच्चों. उस टेंजेंट को अब हम डिमांड कर्व कंसिडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, when the demand curve is non-linear, that is convex to origin, we measure price elasticity of demand. We have to draw a tangent AB touching the given point on the demand curve and extending it to meet y-axis at point A and x-axis at point B. Okay, and formula will remain the same. Formula क्या है, lower segment upon upper segment. Again logic is the same. अगर lower segment और upper segment same है तो ED हमारा 1 हो जाएगा, मतलब unitary elastic demand. अगर lower segment ज्यादा है, lower segment देखो यहाँ पे lower segment क्या है, EB, राइट? सो अगर EB ज्यादा है EA से, इसका क्या मतलब हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर EB is 6 and EA is 2. 6 is greater than 2, मतलब इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. और अगर इसका उल्टा हो गया, EB की जो लेंथ है वो छोटी है, मतलब से EB is 3 and EA is 4, तो क्या हो जाएगा, EB is less than EA, तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. गेटिंग इट? तो चाहे आपका डिमांड कर्व लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. गेटिंग इट? तो यहाँ पे बच्चों हमने तीनों टाइप्स देख लिए हैं हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कौन से तीनों टाइप्स है. रेशो मेथड या परसेंटेज मेथड, इसमें हमने क्या किया, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, इसे हमने मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस से. ओके, नेक्स्ट मेथड वाज आवर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है उसे कंपेयर करेंगे नए एक्सपेंडिचर से. तो अगर नया जो एक्सपेंडिचर है आफ्टर चेंज इन प्राइस वो इंक्रीज्ड है, वो बढ़ गया, इसका मतलब हमारा जो ईडी है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब जो डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक है. अगर हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ईडी इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक. और अगर हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ अ चेंज इन प्राइस, इसका मतलब ईडी इज लेस देन 1, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. एंड लास्ट इज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, जहां पे एक डिमांड कर्व पे किसी भी पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, उस डिमांड कर्व का जो पॉइंट है उस पॉइंट का लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को गिनना है. ओके, सो आवर फॉर्मूला विल बी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, LU. लोअर सेगमेंट की जो वैल्यू है और अपर सेगमेंट की वैल्यू है वो सेम है, मतलब ED इज इक्वल टू 1. अगर लोअर सेगमेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ED इज ग्रेटर देन 1, और अगर लोअर सेगमेंट की वैल्यू कम है, इसका मतलब ED विल बी लेस देन 1. गेटिंग इट? आई होप यहाँ पे ये तीनों मेथड्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड इन गेटिंग सच लेक्चर्स फॉर यू. एंड जाते जाते जरूर कमेंट करिए बच्चों. एंड मैंने पूरे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है ताकि ढूंढने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी. गो थ्रू इट सो दैट आपके सारे लेक्चर्स आपको सिंगल पॉइंट पे मिल जाएंगे. और कोई भी अगर डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.